हेलो एवरीवन। तब उस केस में वो पुलिस को अब चैन जी की सेटलमेंट करा देता है। उसने उस दिन उसे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेट होते हुए देखा था। वो उसका पैशन देख चुका था तो उसे इनकरेज करता है कि तुम नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करना, पुलिस एकेडमी ज्वाइन करो, मुझे तुम में पैशन दिखता है। लेकिन वो कहता है अब मेरा माइंड इस तरफ नहीं चलता। उधर बेचारी म्याओ जिंग के घर का रास्ता तो मुसीबतों ने जैसे देख ही लिया था। अब ऐसा होता है कि टीचर अनाउंसमेंट करती है कि बोर्डिंग में कुछ रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो जो बच्चे बोर्डिंग में हैं वो अपने अपने घर चले जाएं। थोड़े अरसे के लिए वो लोग हॉस्टल में स्टे नहीं कर सकेंगे। बाकी स्टूडेंट्स तो खुश हो जाते हैं जिनके अपने अपने घर थे, लेकिन म्याओ जिंग का कोई घर नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। अगर वो किसी जगह को घर समझती थी तो वो चैन जी वाला घर ही था। वो वहाँ पर जाती है, बैग लेकर थोड़ी देर खड़ी रहती है और फिर जब चैन जी को आते हुए देखती है तो वहां से दौड़ लगा देती है। लेकिन चैन जी ने भी भागते हुए उसे देख लिया था। लेकिन फिर किस्मत मेहरबान थी तो उसे थोड़ी देर तलाश करने के बाद एक इंटरनेट कैफे पर पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। यहाँ पर उसे ठहरने की जगह भी मिलेगी और रात का खाना भी। और इसी इंटरनेट कैफे में एक दफा बो आता है जो कि चैन जी का फ्रेंड था। वो वहाँ पर म्याओ जिंग का बिस्तर भी करीब में पड़ा हुआ देख लेता है। उसे बहुत दया आती है क्योंकि वहाँ की कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो तुरंत ही पहले हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और फिर ये सारी रिपोर्ट जाकर वो सीधे चैन जी को देता है। बताता है कि किस तरह से बोर्डिंग में आजकल सबको बाहर निकाल दिया गया है और म्याओ जिंग एक कैफे में ही सो रही है। लेकिन चैन जी से डर भी रहा था तो डरते डरते कहता है लेकिन अब तुम क्या ही कर सकते हो, तुम तो खुद को ही बहुत मुश्किल से संभालते हो, किसी और का बोझ क्या उठाओगे। लेकिन पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी चैन जी को बार बार म्याओ जिंग की फिक्र हो रही थी। वो घर आता है और उसके बाद फैसला कर लेता है। अपने फ्रेंड से कहता है कि जबरदस्ती कैफे पर जाकर उसे घर की चाबियां पकड़ा कर आओ और फिर उसके आने के इंतजार में घर को एकदम सेट कर देता है। साफ सफाई वो कभी कभार ही करता था लेकिन आज चमका के करता है। वेट करता रहता है, लेट नाइट हो जाती है, वो आती ही नहीं तो उसके इंटरनेट कैफे में पहुंच जाता है। लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही थी, उसके टेंशन लेने की बस कोशिश ही कर सकता था। अब एक दो दिन वो उसके पीछे पीछे फिरता रहता है। वो जहाँ जाती थी वहीं पर ही थोड़े फासले में उसके पीछे चलता रहता था। उसके साथ प्लास्टिक चुनवाने में भी उसकी हेल्प करता है, बस खामोशी से, जैसे वो अपनी शर्मिंदगी को शो कर रहा था। म्याओ जिंग मुड़ती है और गुस्सा करती है, कहती है जब मेरी माँ चली गई थी तो तुमने मुझ पर कितना चिल्लाया था, अब मेरा उस घर में जाने को मन नहीं करता जो तुम्हारा है। और इस बात पर चैन जी उससे कहता है कि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, बहुत कुछ बोल गया था, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ, ऐसे ना करो, तुम्हारा भी और कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं, हम दोनों एक फैमिली हैं। वो बेचारी बहुत रोती है और वो रोते रोते उसे रोने के लिए अपना कंधा दे देता है और फिर इसी के साथ ही उनकी सुलह हो चुकी थी। अब वो उसे घर में वापस लेकर आता है और उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं काम करता हूँ और तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, तुम मेरा परिवार हो, मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। बाद में उसे अपने शब्दों पर काफी शर्मिंदगी होती है। खाना बनाने का दावा करके गया था लेकिन जाकर देखता है तो फ्रिज तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और इतने में वहाँ की लाइट भी चली जाती है। अब वो तारों और शॉक से डरते डरते ब्रेकर को चेक तो कर लेता है, लेकिन फिर याद आता है अरे मैंने तो बिजली का बिल ही नहीं भरा। अब वो दोनों बैठकर कैंडल लाइट में नूडल्स का डिनर कर रहे थे। लेकिन जो भी था, म्याओ जिंग को एक अपना घर, एक छत मिल चुकी थी। यहाँ पर वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों बिल भरने के लिए जाते हैं। दोनों मिला जुला कर कुछ पैसे डालते हैं और फाइनली बिजली का बिल उन्होंने भर ही दिया था। उसके बाद वो दोनों मिलजुल कर रहते थे, खाना भी इकट्ठे खाते थे और इसके साथ ही एक दफा तो म्याओ जिंग ने चैन जी की एक जबरदस्त सोल्जर्स वाली कटिंग भी कर दी थी। मतलब जैसे कैसे वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली बनकर एक दूसरे के साथ रहते थे। आज चैन जी उसे दिखाता है एक फैक्ट्री, एबंडेंट फैक्ट्री, जहाँ के जंक यार्ड में उसे काफी प्रेशियस मटेरियल मिल सकता था जो कि प्लास्टिक चुनने से तो बहुत बेहतर था। वो कहता है प्लास्टिक नहीं चुनो, मैं तुम्हें ये काम सिखाता हूँ। और फिर उसे बताता है कि कौन से पार्ट्स हैं जो चुनने से उसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं और फिर उसे कॉपर वायर्स को वहां से निकालना भी सिखाता है। वो दोनों मिलकर जंक यार्ड में ऐसी चीजें इकट्ठी कर रहे थे ताकि उनके खाने पीने का खर्चा यहीं से ही निकलता रहे। यहाँ म्याओ जिंग को पता चलता है कि जब भी बचपन में चैन जी को पैसों की जरूरत होती थी तो वो बाप से मांगने से डरता था और यहीं पर आ जाया करता था। वो बचपन से इस तरह के काम करता था, इसीलिए उसके हाथ इतने तेजी तेजी से चल रहे थे। अब इन दी एंड उन दोनों ने काफी सारा स्क्रैप इकट्ठा कर लिया था और जब वो दोनों घर की तरफ वापस जा रहे थे तो यहाँ पर एक डॉग भी फिर रहा था और ये डॉग उनके पीछे पड़ जाता है और चैन जी जो बहुत तेजी से दौड़ना जानता था, वो म्याओ जिंग का हाथ पकड़ते उसे अपने साथ बहुत सारा भगा कर ले जाता है।
वो दोनों खुश हो रहे थे। बस इसी तरह की लाइफ थी उनकी और स्क्रैप की छोटी छोटी सी खुशियाँ। जब उनके पास ज्यादा सारा स्क्रैप इकट्ठा हो जाता है तो वही लेकर म्याओ जिंग अपनी बटरिंग करती है और उसका बाड़िए का रेट काफी बढ़ा लेती है। और इन दी एंड चैन जी से कहती है, देखा, बोलने में मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। चैन जी बेचारा तो पहले ही बहुत मेहनत करता था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा काम करने लगा था। उसके फ्रेंड्स को उसकी बहुत फिक्र होती है। वो उसे कहने लगते हैं कि आखिर कब तक तुम इसे सपोर्ट करोगे, हाई स्कूल तक, कॉलेज तक, या फिर इसका जहेज भी बनाओगे। लेकिन चैन जी का जवाब था कि चाहे जो भी हो, मैं उसकी माँ से ज्यादा रिलायबल हूँ उसके लिए, और मैं उसे निराश नहीं करूंगा। अब हॉस्टल तो रिपेयर हो गया था, लेकिन फिर भी चैन जी म्याओ जिंग को हॉस्टल में नहीं रहने देता। वो अपना बाकी का सामान वहां से उठाती है और वो बाइक पर बैठकर घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन इतने में टीचर म्याओ जिंग को बुला लेती है। एक और मुसीबत बेचारी की जिंदगी में आ गई थी। उसके बहुत सारे ड्यूज थे जो उसकी मम्मी ने बोला था कि क्लियर कर दिए हैं, लेकिन इनफैक्ट उन्होंने किए नहीं थे, और स्कूल की एडमिन ने कुछ नहीं बोला था क्योंकि म्याओ जिंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अब टीचर उसे सारे के सारे फंड्स जमा कराने को बोलती है। अब वैसे तो उसे खुश होना चाहिए था क्योंकि आज उसकी पसंद का खाना चैन जी लेकर आया था, लेकिन वो सैड नजर आती है। वो उससे पूछता है तो वो उसे सच सच बता देती है कि इस तरह से मेरे इतने सारे ड्यूज पेंडिंग है, ये कैसे भरे जाएंगे। वो स्माइल करके कहता, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा। और फिर इसी के साथ ही उसने अपनी जिंदगी का एक मुश्किल फैसला लिया था। वो स्नूकर खेलने में काफी अच्छा था और इसी खेल को वो अपना किसी हद तक प्रोफेशन बनाने का फैसला करता है। वो बहुत सारे मैचेस एक डेंजरस सी जगह पर जाकर खेलता है और वो मैचेस विन करने पर उसे ठीक ठाक पैसे मिल सकते थे। और ये एरिया था डिस्ट्रिक्ट 7 का। ये एरिया बहुत डेंजरस माना जाता था। यहाँ पर माफियाज और गैंगस्टर्स भी आया करते थे और यहाँ पर मौजूद मिस्टर जैंग भी उसे देख लेते हैं। ये वही थे, वो बूढ़े जख्मी आदमी जिसकी जान लास्ट टाइम चैन जी ने बचाई थी। इन दी एंड एक दिन आता है कि जब चैन जी अपनी सारी चैंपियनशिप विन करके बहुत सारा पैसा जीत कर वहां से जा रहा था, लेकिन पहले ही खतरा था वहां पर। उस एरिया में बहुत से गुंडे थे जो पैसे देखकर उसके पीछे ही पड़ गए थे। वो उस पर अटैक कर देते हैं, उसे मारते हैं, लेकिन उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वो बस पैसों को जोर से पकड़े हुए था क्योंकि ये म्याओ जिंग के लिए थे। और फिर इन दी एंड एक आदमी आता है जो उसे उन गुंडों से बचा लेता है, और वो और कोई नहीं, वही मिस्टर जैंग था। अब वो इसे क्या ऑफर देगा और कैसे अपने साथ रखेगा, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन म्याओ जिंग जब देखती है कि चैन जी जख्मी होकर घर आया तो उसके लिए बहुत फिक्र करती है। पहले उसे मेडिसिन लगाती है, वो उसे पैसे देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे स्कूल के सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। वो कहती है, तुमने कहाँ से कमाए हैं? वो बोलता है, स्नूकर खेलकर, बेफिक्र होकर यूज करो, इसमें कोई भी पैसा गलत काम का नहीं है। अब इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और 1 साल बीत चुका था। चैन जी पूरी तरह से उसका साथ देता था, घर के कामों में भी हेल्प करता था। इवन के कभी कभी वो म्याओ जिंग के कपड़े पुराने फटे हुए देखता था तो खुद ही उसको स्टिच कर दिया करता था। अगर नए अफोर्ड नहीं कर सकता था तो एटलीस्ट इतना तो वो करता ही था। म्याओ जिंग बहुत लेट नाइट तक पढ़ती थी। वो उसे मना करता था कि खुद को इतना ओवरवर्क में ना डालो, लेकिन म्याओ जिंग का एक ही मिशन था और वो ये था कि उसने स्कॉलरशिप विन करना है। लेकिन वो चैन जी को हमेशा झूठ बोल देती थी। कहती थी कि मैं इंजीनियरिंग में या BS ऑनर्स में जाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे टॉप स्टूडेंट्स में आना होगा। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके बार बार स्टमक एक हो रही थी, तो अब चैन जी उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। उन्होंने इंटेस्टाइन का कोई इशू डायग्नोज किया था और उसके बाद उसे ड्रिप लगा दी थी। लेकिन म्याओ जिंग की कंडीशन बेटर नहीं लग रही थी, फिर भी वो बार बार पढ़े जा रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होने वाला था। अब ऐसे में चैन जी उसके बाजू में आकर बैठ जाता है ताकि वो उसके कंधे से सहारा ले सके और उसके लिए खुद वो पूरा चैप्टर रीड करता है ताकि इसका आसानी से रिव्यू हो जाए। अब डॉक्टर ने उसे बासी खाना खाने से मना किया था, तो वो यही कोशिश करता था कि घर पर उसके लिए खाना बनाए या फिर उसे कभी भी पुराना खाना ना खाने दे। वो तो हर तरह से उसकी केयर कर रहा था और इतने में उसे उसकी टीचर के थ्रू पता चलता है कि आजकल वो अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत कर रही है, इसीलिए उसकी हेल्थ भी डाउन हो रही है। पता है क्या, वो स्कॉलरशिप विन करना चाहती है। अगर वो शहर के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आई तो ही ये स्कॉलरशिप मिलेगा। BS ऑनर्स या इंजीनियरिंग में जाना उसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। और चैन जी को रियलाइज होता है कि वो मुझसे इतने अरसे से झूठ बोल रही थी। चैन जी आजकल डिस्ट्रिक्ट 7 में जॉब किया करता था और ये जॉब थोड़ी सी डेंजरस भी थी। एक्चुअली वो वहाँ पर जो भी वबाल मचाने वाले लोग थे उनको डरा कर वहाँ से भगा दिया करता था।
यानी कि उसका वास्ता, उसके लिंक्स गैंगस्टर्स और माफिया से बढ़ते जा रहे थे। चेंजी उसे अक्सर मना करती थी कि ये जॉब छोड़ दो, लेकिन वो कहता था कि मैं मुश्किल काम कर करके थक चुका हूँ, इसीलिए इजी जॉब ली है। वहाँ पर बस मैंने कैमरास को चेक करना होता है सिक्योरिटी के लिए, एंड दैट्स ऑल। वेल, एक दिन वो रात को जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि म्याओ जिंग की तबीयत बहुत खराब है। वो तो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। वो उसे तुरंत ही इमरजेंसी में लेकर जाता है और मालूम पड़ता है कि लास्ट टाइम इसका मिस डायग्नोज हुआ था। उसे इंटेस्टाइन का कोई इशू नहीं है, बल्कि उसे सिस्ट्स हैं और इसका तुरंत ही ऑपरेशन कराने की जरूरत। उस बेचारे ने जो थोड़ी बहुत सेविंग्स इतने अरसे में की थी, ऑफ कोर्स अब ये उसके ऑपरेशन पर लग जाएंगी। लेकिन फिर भी उसे म्याओ जिंग से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। इतने में वो कॉप भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि म्याओ जिंग के फैमिली मेंबर के सिग्नेचर्स चाहिए और जब तक वो नहीं मिलेंगे वो लोग उसे एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। अब ऐसे में वो कॉप आता है और अपना आईडी कार्ड दिखाकर बताता है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और फिर इस तरह से चेन जी का कोई और सहारा भी बन ही जाता है। अब फाइनली जब म्याओ जिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था तो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड वेन भी आ जाती है। अब उस कॉप ने और वैन ने मिलकर म्याओ जिंग की काफी सेवा करने में चेन जी की बहुत हेल्प की थी। वेल, अब फाइनली म्याओ जिंग को डिस्चार्ज कर दिया था। वो घर पर थी और एक दो दफा उसके फोन पर बार बार कॉल्स आ रही थी। चेन जी पूछता है कि ये कौन है। वो कहती है मैं फोन नहीं उठाती डर के कि कहीं ये कर्जे वाले ना हो। और फिर एक दफा वो उसको फ्रेंड से बातें करते हुए भी सुन लेती है। चेन जी के फ्रेंड्स कह रहे थे कि तुम खुद कभी अच्छा खाना नहीं खाते, हर चीज अच्छी अच्छी चुनकर म्याओ जिंग को दे देते हो, आखिर तुम कब तक ये बोझ उठाओगे। वो तो उसे थप्पड़ लगा देता है कि तुम किसको बोझ कह रहे हो, ऐसे मत बोलो। लेकिन ये बातें म्याओ जिंग के दिल को लग गई थी। उसे लगता था कि मैं वाकई उसके लिए एक बोझ हूँ। वेल, अब उसके रिजल्ट का दिन था। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वाकई उसे स्कॉलरशिप भी मिल गया था। वो खुशी खुशी बाहर आ रही थी चेन जी को ये न्यूज़ देने के लिए, लेकिन वो आगे देखती है तो उसकी मम्मी आई खड़ी थी। उसकी मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे। वो उसे अपने साथ एक जगह खाना खिलाने लेकर जाती है और उसे बताती है कि किस तरह से मैं पकड़ी गई थी, कुछ अर्सा जेल में भी काटा है और अब वो पैसों का कर्जा जो मेरा हिस्सा बनता था वो सारा मैंने उतार दिया है। अब उसकी मम्मी ने एक नया शिकार ढूंढ लिया था और वो एक ऐसा आदमी था जो कि अब्रॉड की स्टडीज को हैंडल करता था। वो अपनी बेटी से कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, अगर तुम्हें अपने साथ ले जाती तो कहाँ रखती, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए ही तो वापस आई हूँ। ये सारा कुछ छोड़ो, तुम पढ़ाई में कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हें अब्रॉड स्टडीज कराऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन उसकी बेटी कहने लगती है कि माँ, तुमने चैन जी से कितना पैसा लिया है, मुझे शर्मिंदगी होती है तुमसे मिलते हुए। वो कहती है मैं चैन जी को भी पैसा लौटा दूंगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरे साथ चलो। अब उसकी मम्मी जब उसे घर तक छोड़ने के लिए आती है तो उसे बार बार यही बात कह रही थी कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, इसलिए जल्दी फैसला कर लेना। और यही बातें ऊपर खड़ा चेनजी सुन लेता है। अब वो सोच रहा था कि ये क्या फैसला लेगी और कहीं ये मुझे छोड़कर चोरी छुपे निकल तो नहीं जाएगी। उसके माइंड में ऐसे सवाल आ रहे थे। लेकिन जब वो खाना खा रहे थे तो म्याओ जिंग खोई खोई थी। वो उससे पूछता है तो वो तुरंत ही बता देती है कि आज मम्मी आई थी, वो तुम्हारा पैसा भी लौटाना चाहती है और मुझे साथ लेकर जाना चाहती है। चेनजी जानबूझकर कहता है अच्छा, कौन सा पैसा लौटाएंगी, मुझे तो इंटरेस्ट भी साथ में चाहिए, तुम्हें इतने साल पाला है, कोई इतना आसान काम तो नहीं था ये। एक्चुअली चेन ये जानबूझकर कह रहा था ताकि म्याओ जिंग को हिम्मत मिले, उसे छोड़कर चली जाए और अपना फ्यूचर बनाए। और इसके साथ साथ उसने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन भी करा ली थी। उसकी मम्मी का नाम वाकई बाकी क्राइम्स में से अब निकल चुका था और जिस आदमी के साथ उसका अब रिलेशनशिप था वो वाकई बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। और उनके साथ जाने पर वो ना सिर्फ इजीली अब्रॉड जा सकती थी बल्कि वहां पर अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकती थी। उसे लग रहा था कि म्याओ जिंग के लिए यही बेहतर होगा, उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, उसका फ्यूचर बन जाएगा। वो जानबूझकर उससे फासला रख रहा था। म्याओ जिंग भी बहुत सोच रही थी इसी बारे में। उसकी मम्मी ने उसे कल सुबह तक का टाइम दिया था कि फैसला करो और मेरे साथ चलो। इतने में वो चैन जी के पास आती है और दरवाजे के पीछे से उससे बात करती है क्योंकि उससे नजरें नहीं मिला सक रही थी। कहती है कि अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं तो वाकई ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। मुझे ये सब सोचकर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सोचकर मेरे दिल पर एक पत्थर सा आ जाता है कि तुम्हें छोड़कर मुझे दूर जाना पड़ेगा। थोड़े दिनों में मेरा स्कॉलरशिप आ रहा है, हमारी मुश्किलें कुछ ना कुछ आसान हो सकती हैं। मैं क्या फैसला लूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।